आज के सवाल मीडिया 9 का इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। नवी मुंबई के सबसे बड़े भवन निर्माण कंपनी पैराडाइज कंपनी के चेयरमैन और फाउंडर श्री मधु भतीजा जी हमारे साथ है। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। बहारों में ले चलूं बोले तो पैराडाइज में ले चलूं, तो ये पैराडाइज मेरा चुना हुआ नाम। हमने 2 माले के बिल्डिंग से काम चालू किया था, अभी हम 50 माले तक पहुंच गए हैं। जितनी भी प्रोजेक्ट्स थी वो प्रोजेक्ट साईं के नाम से हमने रखी। मेरे बच्चे जैसे बड़े हो गए तो मैं मेरे बड़े लड़के मनीष को ये लाइन में लाया, पैराडाइज टेक ओवर कर ली पूरी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मीडिया 9 के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। आज के सवाल मीडिया 9 का इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। जी हाँ, नवी मुंबई के सबसे बड़े भवन निर्माण कंपनी पैराडाइज कंपनी के चेयरमैन और फाउंडर श्री मधु भतीजा जी हमारे साथ है। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू। तो मधु जी, मीडिया 9 में सबसे पहले आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को, इस टॉक शो को। सबसे पहले तो बताइए कि आपके इस सफल शुरुआत कैसी हुई, यानी आपने पैराडाइज की शुरुआत कैसे की, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, किसी भी एक्चुअली कार्य की शुरुआत सोच के साथ ही होती है, लेकिन हमारे ये काम में इट इज अ टोटली इत्तेफाक है और कोइंसिडेंस है। मैंने कुछ सोच रख के यहाँ कदम नहीं रखा था बिल्डिंग लाइन में। ये तो इत्तेफाक की बात है कि मैं इस लाइन में आ गया, नहीं तो मैं टैक्सेशन फील्ड में प्रैक्टिस के हिसाब से आगे था। और वो कार्य भी मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ने के बाद इमीडिएटली प्रैक्टिस चालू किया और प्रैक्टिस भी मेरा बहुत अच्छी तरह चल रहा था। तो एक टर्निंग पॉइंट ऐसे आई जिसमें कुछ दोस्तों, कुछ चाहने वालों का ये मन था कि आपके पास इतने क्लाइंट है तो किसी से हमें प्लॉट दिलाइए, और हम भी किधर बिल्डर का काम करना चाहते। वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे और ऑफिसर थे। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं आपको मिलाता हूँ। मैंने मिलाया, लेकिन उनका कहना है सिर्फ मिलाने से काम नहीं चलेगा, आपको भी हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं बोला देखिए, ये जो लाइन है इसमें मुझे एंटर करने से पहले बहुत ही कुछ सोचना पड़ेगा ये लाइन में, क्योंकि कोई भी लाइन में आप जाओ तो उसके लिए कम से कम 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको वो लाइन का नॉलेज होना चाहिए। मैं बोला मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं अपना बंगलो खुद 6 महीना खड़ा कर रह के करवाया हूँ। और एक बार क्या होता है, कोई भी कार्य में मैं जब जैसे भी घुसा हूँ, कोई भी जॉब होए, प्रोफेशन होए, बिजनेस होए, उसको मैं तहे दिल से अपना लेता हूँ। और इसी को भी मैंने अपना बिजनेस समझ के इसको अपना लिया, क्योंकि आगे भी बहुत ही चीज़ें हैं। जैसे मेरे बच्चे भी भले छोटे थे, लेकिन कुछ सालों में उनको मुझे अपनी लाइन में कोई ना कोई लाइन में लाना था। तो हमने सोचा भाई ये भी एक अच्छी लाइन है, चलो इसमें अपने बच्चों को उतार देंगे। तो इस तरीके से मैंने वो लाइन में फुल दिल व जान से काम करना शुरू किया। और आज हम जो मुकाम पे है वो तो आपके सामने है। जी मधु जी, अभी आपने बताया कि किस प्रकार से आपने पैराडाइज की शुरुआत की और आपने किन चुनौतियों का सामना किया, कैसे आपने सफर की शुरुआत की। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया 15% की जगह पे 115% काम। उसके बाद फिर जैसे मैंने पैराडाइज नाम मैंने ही चुना। हाँ, मैं उस पे आने वाला हूँ। हाँ, कि ये पैराडाइज ही क्यों, कैसे, इसके लिए क्या कहानी है, इसके क्या है। देखिए कोई भी
एक जो काम रहता है ना, उसमें एक मुकाम रहता है। मुकाम जो है वो मुकाम इतना सुंदर, बढ़िया, अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं आज भी किसी को भी अपनी प्रोजेक्ट दिखाता हूँ तो सबसे पहले 4 लाइन बोलता हूँ। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बहारों में ले चलूं बोले तो पैराडाइज में ले चलूं, तो ये पैराडाइज मेरा चुना हुआ नाम क्या था। बात है। और हर बिल्डिंग का नाम मैं ही सिलेक्ट करता था। और मोस्ट प्रोबेबली आगे जितनी भी प्रोजेक्ट्स थी वो प्रोजेक्ट साईं के नाम से हमने रखी। पहला नाम साईं का ही रखते थे, उसके बाद जो भी नाम आया उसको रखते थे। और इमीडिएटली 3-4 साल के अंदर ही मेरे बच्चे जैसे बड़े हो गए तो मैं मेरे बड़े लड़के मनीष को ये लाइन में लाया। तो उसके बाद मैंने फिर पार्टनर से अलविदा ली और पैराडाइज टेक ओवर कर ली पूरी। क्या बात है। हाँ। और आपने पूरे पैराडाइज को अकेले ही अभी आप इसके अभी कंपनी को मैं और मेरी फैमिली और इट इज हमारा मनीष नो जी इट हैज वगैरह। बिकम माय फैमिली बिजनेस। जी जी। मनीष आया जब वो 17 साल का था तभी इंटर हुआ। वो टाइम से आज क्या तक, बात है। हाँ, आज वो 49 का है। 32 साल से वो इसी लाइन में है। मैं भी कोई उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा नहीं, मैं भी 90 से ये लाइन में 88-89 से ये लाइन में था। तो लड़के ने आके पूरा काम संभाला। फिर उसके बाद में छोटे लड़के अमित को 2004 से ये लाइन में डाला। वो भी आज भाई को साथ दे रहा है और कंपनी को आगे बढ़ाने में दोनों का सहकार है। बिल्कुल सर, बड़े कष्ट से आपने इसको खड़ा किया, आपकी फैमिली बड़े कष्ट से इसको आगे लेके जा रही है। सर क्या लगता है आने वाले 5-10 सालों में आप पैराडाइज को कहाँ देखना चाहोगे? क्या विजन है पैराडाइज का आने वाले 5 से 10 सालों में? क्या देखिए, एक तो क्या है जी सर, आप जब तक कुछ सैक्रिफिकेशन नहीं करोगे जब तक आप उसकी रिजल्ट नहीं पाओगे। जी। कष्ट तो देखो सहना ही पड़ता है। बिल्कुल। कोई भी नहीं, मेरे पिताजी भी जॉब में थे और मैं भी जॉब में था, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था। वो उससे कैसे टर्निंग पॉइंट लिया तो अपने आप में एक कष्ट है, लेकिन वो भी मैंने हमेशा उसको टेक इट इजी के तौर से लिया। कभी हमने उसको कष्ट को कष्ट समझ के नहीं लिया। जी। सिर्फ एक ही प्रेरणा थी, आगे बढ़ो, पीछे खतरा है, यही जीवन की यात्रा है। सफल होगी तेरी यात्रा, काहे को रोए, रोने का नहीं, हंसते खेलते रहने का, क्योंकि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। 3 दिन तो हंसते खेलते गुजर गए हैं, बाकी एक दिन भी गुजर जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को लगता है मधु जी बिल्डर के साथ साथ एक कवि भी है क्योंकि आप कविता भी बहुत अच्छे कर लेते हो सर। अभी क्या है, वो मेरा समझो पैशन है, हॉबी है। अदरवाइज तो हमारी जो भी लाइन होगी ना, जी। आपको जो भी लाइन मैं बताऊंगा उसमें कुछ ना कुछ आपको कविता मिलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसमें काफी चढ़ाव उतार आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे उस चढ़ाव उतार के बारे में? इसमें आप अपना पैराडाइज को कैसे आगे लेके जा रहे हो, या फिर देखिए, चढ़ाव उतार तो जैसे मैं घुसा ना ये लाइन में जी, तो करीबन 90 धीरे धीरे प्रोग्रेसिंग था जी, समझा ये लाइन। और ये जो हमने देखा उतार, जहाँ जो चेंजेस देखी 97 के बाद हमको लगा, जैसे मैंने सब पार्टनर्स को अलग करके 97 से पूरा पैराडाइज का हमने हाथ में कार्यभार लिया, तो उसके बाद हमें चुनौतियाँ बहुत नजर आई, क्योंकि मार्केट में थोड़ा स्लैकनेस शुरू हो गया। वो स्लैकनेस जो है 97 के बाद 2000 तक चली, तो उसमें डेफिनेटली हमें जो खट्टे मीठे जो हमें एक्सपीरियंसेस मिले वो जरूर मिले, लेकिन उसको हमने बहुत ही ध्यान से और मेहनत से और पॉजिटिव सोच रख के हमने उनको कवर किया। जी।
क्योंकि मैंने लाइफ में एक ही बात जानी है, कोई भी काम जो होता है वो प्रिंसिपल्स के सिवा नहीं होता है। जब तक आपका प्रिंसिपल्स राइट है ना, तब तक आपको कोई भी किसी चीज का डर नहीं है। आप अपने प्रिंसिपल्स पे रहो, काम अपने आप आता रहेगा। वैसे भी आपको मालूम है गीता में क्या कहा जाता है, यू do your job sincerely, rest you leave up to the God. God is great, he will take care of you. क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं हमारे मीडिया 9 के दर्शकों को बताना चाहूँगा, हम आज आए हैं पैराडाइज ग्रुप में और हम आपको पैराडाइज ग्रुप के जो फाउंडर और चेयरमैन हैं श्री मधु भतीजा जी के साथ हम खास बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मीडिया 9, नेशनल डिजिटल टीवी मीडिया, राष्ट्र सर्वोच्च। आखिरी दौर होता है वो हम रैपिड फायर राउंड से करते हैं। इसमें कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जो आपके पर्सनल रहेंगे। आपके फेवरेट मोटिवेटर कौन है? आपका मोटिवेटर हम खुद ही है। फेवरेट फूड? पसंद तो देखो वेज नॉन वेज सब है। फेवरेट क्रिकेटर? आज के दिन में तो कोहली से बढ़िया कोई है नहीं। मधु भतीजा जी को कहाँ वेकेशन में जाना पसंद है? ज्यादातर तो हम हिल स्टेशन ही पसंद करते हैं। जी। आपकी ऐसी कोई व्यक्ति जो इस दुनिया में है या नहीं है, आप उनको फोन के द्वारा बात करना चाहते हो, आप ही बोलोगे वो सुनेगी? देखिए ऑटोटेक और पाइए ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी की भरपूर जानकारी। देखिए सुबह और रात 10 बजे। हेमास किचन देखिए दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे। सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। एक जवान अगर सांस भी ले तो दुश्मन को अंजाम मिलेगा। तिरंगा ऊंचा इरादे अटल, ये देश नहीं झुकता, चाहे टूटे कल। शान है तू, पहचान है तू, हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सवाल मीडिया 9 का और आज हमारे साथ है पैराडाइज ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन श्री मधु भतीजा जी। पैराडाइज ग्रुप के बारे में मैं कहना चाहूंगा, नवी मुंबई में लैविश प्रोजेक्ट बनाने का जो काम है वो पैराडाइज ग्रुप द्वारा किया जाता है। और लैविश मतलब एक बेहतरीन घर, एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर, एक बेहतरीन एम्यूनिटीज। अब मैं क्या बताऊं, सर ही बताएंगे। सर बताइए, क्या पैराडाइज ग्रुप की खासियत है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पैराडाइज ग्रुप में हमने जो काम किया है, मेरा एक ही फंदा है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। हमने 2 माले के बिल्डिंग से काम चालू किया था, अभी हम 50 माले तक पहुंच गए हैं। और हमारा वैसे भी मन का ऐसे विचार था कि जहाँ पे हमने 2 माले से लेके जब 50 पूरे करेंगे ना, उसके बाद न्यू बॉम्बे सराउंडिंग से हम बॉम्बे की तरफ थोड़ा कदम बढ़ाएंगे। तो ऐसे मन की बात है। अभी हमारे जैसे 50 माले पूरे हो रहे, तो ऐसे मन में थोड़ी अभिलाषा है अभी अब यहाँ से बॉम्बे की तरफ थोड़ा पलायन करें या थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें।
सर अभी आप कहाँ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? अभी अपना मैरिडेज का प्रोजेक्ट मैक्सिमम मेरी प्रोजेक्ट्स न्यू बॉम्बे में और सराउंडिंग्स में है। हाँ, सराउंडिंग में कहाँ? हाँ, जैसे हमारा कल्याण उल्लासनगर जो है उसको हम कल्याण एनेक्स बोलते हैं। उल्लासनगर एकदम मतलब बॉर्डर पे ही है कल्याण के। शहाद रेलवे स्टेशन के सामने 8 एकड़ की प्रोजेक्ट है जिसमें हम 2 टावर बना चुके हैं 36 माले के, और अभी हमारे 42 माले के 2 टावर बन रहे हैं। और वहाँ पे कॉमर्शियल 100 यूनिट्स है अबाउट, वो भी हमने कंप्लीट करके पोजीशन दी है, और फर्स्ट फेज 36 माले का भी पोजीशन दे चुके हैं। तो ये वहाँ की हाईएस्ट बिल्डिंग्स का परमिशन है हमें। इसके बाद फिर हम डोंबिवली में जो हम कर रहे हैं वो हमने आज से 18-20 साल पहले पॉल पिज़ोट कंपनी से हमने प्लॉट लिया था संजय। वो प्लॉट हमने ऑक्शन में लिया और वो प्लॉट 182 एकड़ का था, और बाजू में एडजॉइनिंग हमने और 16 एकड़ लेके पूरा एक 200 एकड़ का ब्लॉक बना दिया। आज हम वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन भले हमने वो 15 साल के बाद चालू किया है, लेकिन हमारी ये एक तमन्ना थी, मेरी वो ड्रीम प्रोजेक्ट थी। इसके लिए हमने उसका नाम भी साई वर्ल्ड ड्रीम्स रख दिया है। और वहाँ पे हम 7 टावर्स, फर्स्ट फेज 18 एकड़ में हम 7 टावर बना रहे हैं, जो 7 टावर है 35 माले के, और आगे मॉल है और आईटी सेक्टर है के टावर है। उसके बाद में 5 स्टार होटल भी वहाँ पे हमने प्रपोज की है। इसी तरह हम खारगर में 20 एकड़ पे काम कर रहे हैं। वहाँ भी हमारे जो 3 टावर कंप्लीट हो चुके हैं वो 40 माले के हैं, और जो 3 टावर्स का काम चालू है वो 50 माले के हैं, और सिमिलरली एक और टावर का वहाँ काम चालू है। इसी तरह फिर हमने फेज 2 तलोजा, जिसको अपर खारगर बोलते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि कनेक्टिविटी खारगर की एकदम अभी वहाँ तक आ गई है, तो वहाँ पे भी हमने करीबन 37 एकड़ लिया हुआ है। वहाँ भी हम 32 माले के 25 टावर बना रहे हैं। और सिमिलरली पनवेल में हमने करीबन 40 एकड़ लैंड लिया है। वहाँ भी हम फेज 1 के 4 टावर कंप्लीट कर चुके हैं, जो 33-34 माले के हैं। अभी वैसे ही और 4 टावर मेरे विदिन 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। हमने टारगेट रखी थी, जैसे एयरपोर्ट आ जाएगा वैसे वो 4 टावर भी कंप्लीट हो जाएंगे। वो कंप्लीट हो गए, अभी उनकी हम लिटरली पोजीशन देना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा पीछे और 6 टावर्स वहाँ बन रहे हैं। उसके अलावा फिर हमारी प्लानिंग में है, वहाँ भी 5 स्टार होटल एक लाना है, वहाँ भी एक एंटरटेनमेंट जोन बनाना है, जिसमें आईटी पार्क बनाना है, मॉल बनाना है, थिएटर्स बनाने हैं। तो वो जो है पलस्पा फाटा पे है, जहाँ से आप देखेंगे तो एयरपोर्ट सिर्फ 3.5-4 किलोमीटर पे है। गोवा को वहाँ से ही रोड जा रहा है, और वहाँ पे पूना को वहाँ से ही रोड जा रहा है, और पनवेल को वहाँ से ही रोड जाता है। वहाँ की जो रेलवे स्टेशन है उसकी प्रॉक्सिमिटी सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर है। इस तरीके से पूरा जो हमारा वो साई वर्ल्ड सिटी बोलते हैं, वो हमारा साई वर्ल्ड सिटी, जहाँ हमारी जो भी प्रोजेक्ट है वो थीम बेस्ड है। हम क्या है, वैसे तो हर आदमी प्रोजेक्ट बनाता है, लेकिन हम कुछ थीम सोच के बनाते हैं। मैं उसी पे आने वाला था कि ये आप अलग अलग थीम्स पे काम करते हो, क्या है बताइए ना। तो इसी तरह हमारे काफ़ी जगह पे काम चालू है। लोनावाला है, लोनावाला में हमारे 8 एकड़ पे मतलब 54 बंगलोज बना रहे। हर मेरी प्रोजेक्ट ज़्यादातर आपको एकर्स में ही मिलेगी। और अभी हमने DY पाटिल स्टेडियम के सामने भी एक प्रोजेक्ट, और इंडियन ऑयल कंपनी के
बाजू में जुई नगर में भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोची है। इसी तरह प्रोग्राम में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी काम चल रहा है। करोड़ ऑफ स्क्वायर फीट का काम चालू है, क्योंकि हमने एक टारगेट रखी है, छोटा काम करो या बड़ा काम करो, काम तो काम होता है, तो क्यों नहीं बड़ा काम करो। तो बड़े काम एकर्स के काम में क्या है, कंसंट्रेट करके आदमी मैक्सिमम एमिनिटीज दे सकते हैं। जो हमारी एमिनिटीज है वो वर्ल्ड क्लास है। आपको ऐसी एमिनिटी पूरी मेरे ख्याल से न्यू बॉम्बे भी शायद ही किधर मिलेगी। आप हमारे एक एक क्लब हाउस देखेंगे, एक एक लॉबी देखेंगे और एक एक टाउनशिप देखेंगे तो आपको देखने में एक अलग ही कुछ नज़र आएगा। वो अलग ही दिखाने का ही हमारा जो एक कार्य है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी, मैं इस बारे में सच में मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि पैराडाइज का काम मैंने खुद देखा है। एक अलग थीम, एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अलग मतलब हम अलग अंदाज है जी, जैसे सर ने कहा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम अगर पैराडाइज के किसी कैंपस में अगर जाते हैं तो हम भूल जाएंगे कि हम मुंबई, नई मुंबई में हैं। हमें लगेगा कि हम इंटरनेशनल कहीं पर हम आए हुए हैं, कि हम इंडिया में है ही नहीं, हम इंडिया के बाहर कहीं शायद है। इस तरह का एक अलग ग्राहकों को आप एक अलग चीज देने का प्रयास करते हो। सर, आप ग्राहकों का विश्वास, जैसे हम ग्राहकों पर आ रहे हैं, ग्राहकों का विश्वास बनाने के लिए क्या रणनीति करते हो, किस प्रकार से आप उनको जी सेवा देते हो, बताइए। देखिए क्या रहता है जी सर, आज हर कस्टमर जो है अपनी बजट के साथ आता है। उसके बाद में अपने पास जो उनके पैसे रहते हैं वो कहाँ से जुटा के, अपना कोई जूना मकान बेच के, अपना कोई जूने एफडीआर स्टोर के, जहाँ कुछ ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट का फंड जॉब में से कलेक्ट करके और अपनी हार्ड अर्नड लाइफ की जो अमाउंट है उसको अपने घर के लिए यूज करता है। क्योंकि घर खरीद करना कोई इतना आसान नहीं है। जी। लेकिन उसके बाद में भी हमने उसको ऐसे आसान बना दिया है क्योंकि हम अफोर्डेबल चीजें भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हम हाई फाई चीजें बनाते हैं, अफोर्डेबल भी बनाते हैं, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग जो भी रहेगी ना हमारी, वो भी आपको हाई फाई नजर आएगी। क्या बात है, हाफ टिकट में फुल मजा आना चाहिए। क्या बात है, वो हिसाब से हम काम जी, ये बहुत बढ़िया चीज बताई सर ने, हाफ टिकट में फुल मजा। क्या बात है, क्या बात। सर, आपने देखा जब आपने शुरुआत की तब की नवी मुंबई और आज की नवी मुंबई, काफी विकास आपने देखा, आपने अपने आंखों से वो विकास देखा है। क्या थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे उस विकास के बारे में? देखिए मैं यहाँ पे 90 में एंटर हुआ। जी 1990 जी। तो आज मेरे को करीबन यहाँ पे आए 35 साल पूरे हो गए जी। हमारी लीगेसी जो है 35 साल की है। हमने 2 माले से बताया 50 माले तक आए, लेकिन हमने जब शुरुआत की ना तो हमने लोगों को घर बेचना नहीं शुरू किया, हम लोगों को सपना बेचते थे। भैया यहाँ पे न्यू बॉम्बे में जो चीज़ें आने वाली है वो ऐसी आने वाली है जो ना कभी किसी ने सुनी होगी ना सुनोगे। हर वो चीज़ यहाँ पे मुहैया होगी। ये वेल प्लान सिटी है हमारा न्यू बॉम्बे। यहाँ पे आपको रेलवे भी आएगी, मेट्रो भी आएगी, एयरपोर्ट भी आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कोई बात ही नहीं है। जी। और सिडको ने तो अपने आप में पहले ही ऐसे घर बना के उनको दिए जो काफ़ी साल तक तो चलने वाले ही थे, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी। सिर्फ हमें क्या था, जो सिडको ने सहूलतें दी, जहाँ जो सिडको ने आश्वासन दिए, जहाँ गवर्नमेंट ने जो आश्वासन दिए वो कैसे पूरे हुए धीरे धीरे। और हमने हर बंदे को, हर कस्टमर को ये बताते और उनको विश्वास जताते रहे कि भाई अभी रेलवे आ गई है तो मेट्रो भी आएगी, मेट्रो आ गई है तो
वेज भी आएगी बराबर। और सी, अभी तो हम ये भी बोलते हैं सी प्लेन भी आएगा। क्या बात है। हाँ, कोस्टल भी शुरू हो हाँ, रहा है। कोस्टल, देखिए कोस्टल रोड तो बॉम्बे में शुरू हो गया, यहाँ भी हमारा खारघर का कोस्टल रहा है, रोड यस। का काम चालू हुआ है। इस तरीके से डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। हम जो आश्वासन दिया और गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे पूरा करे। हमने भी जो बिल्डिंग्स बनाई वो भी मतलब इस तरीके से बनाई, एक से एक बढ़कर, क्योंकि हमने लाइफ में एक ही बात याद की पैराडाइज ग्रुप में। सबसे पहले हम ध्यान दिया लोकेशन ऑफ प्लॉट, उसके बाद में एलिवेशन ऑफ प्लॉट, उसके बाद में एमिनिटीज ऑफ प्लॉट प्रोजेक्ट, उसके बाद में कमिटमेंट क्या की, भाई कितने सालों में आपको देंगे, वो कमिटमेंट पूरी करने की पूरी कोशिश की। जी सर, एक आखिरी सवाल। आपने बताया कि आप बतौर सरकारी इसमें काम कर चुके हैं, फिर आप भवन निर्माण के क्षेत्र में आए, आप खुद एक सरकारी तौर पर काम कर चुके हैं, तो आप एक बड़े भवन निर्माण कंपनी के बड़े भवन निर्माता है, नवी मुंबई के नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा मुंबई के भी एक बड़े भवन निर्माता है आप। सरकार की जो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीतियां है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे, या फिर मीडिया 9 के द्वारा आप सरकार को क्या कहना चाहोगे कि नहीं इसमें और ये बदलाव की जरूरत है, ये अच्छी चीज है, इसमें थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, आपका एक्सपीरियंस मैंने अल्टीमेट है, तो क्या आपका एक्सपीरियंस क्या सरकार को आप करना चाहोगे? हमने देखिए आज 35 साल तो नवी मुंबई में काम किया। जी सर। मैं 2 साल 2.5 साल मैंने थाना में 2 बिल्डिंग्स बनाई। तो यहाँ एक बार मैं थाना इमीडिएटली 2.5 साल के अंदर छोड़ के सीधा इधर आया, तो मुझे समझ में आ गया यहाँ पे जो काम है वो प्रोग्रेसिंग है। यहाँ पे हम जो भी कस्टमर्स को देने वाले हैं, आज समझो हम ए देंगे तो कल जेड तक जरूर पहुँचेंगे। तो हम वो हिसाब से धीरे धीरे ये कार्य में अपने गवर्नमेंट के साथ होने की वजह से उसमें सक्सेस होते गए। और वो सक्सेस देखो कुछ तो मेहनत से हुई है, कुछ लोगों के सहकार से हुई है। कस्टमर जब तक सहकार नहीं देगा तब तक कुछ नहीं होता है। उसके बाद में गवर्नमेंट के सहकार से हुई है। और अभी आप बोलेंगे आगे जो कुछ हुआ है अच्छा ही हुआ है, और उम्मीद है इससे आगे और अच्छा होगा। तो भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मैं चाहूँगा, जो अगर गवर्नमेंट अच्छी तरह उसको सरंजाम करती है तो और सबका भला होगा, सिर्फ मेरा नहीं सबका भला होगा। सबसे मेन बात तो जो है, एक जो अनाउंसमेंट थी शुरू से लेके सिंगल विंडो की, वो सिंगल विंडो में जो परमिशंस है आज हर हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी को मालूम है कि यहाँ पे मोर देन 55 परवानगियां हैं, 55 परमिशंस है, एनओसीज हैं। वो एनओसीज अगर सिंगल विंडो हो जाती है और गवर्नमेंट ने आज तक जैसे कंसेशनल रेट पे लोगों का हाउसिंग लोन किया है, इसी तरह उसमें और संशोधन हुए और थोड़ा कम हुए, तो लोगों की जो अप्रोच है वो और बढ़ेगी जी खरीदी के लिए। तो देखो अल्टीमेटली एम तो गवर्नमेंट की यही है, तो हमें गवर्नमेंट पब्लिक को बसाना है। बिल्कुल, हाँ, आवाम को बसाना है, पब्लिक को बसाना है। तो वो बसाने के लिए तो देखिए कुछ सेक्रीफाइसेस जरूरी है। और एक बात है, मैंने ये भी महसूस की है कि मैं डिपार्टमेंट इनकम टैक्स में भी 10 साल काम किया हूँ, तो मुझे मालूम है वहाँ भी ऐसा रहता है कि आप अगर जितना रेट ऑफ टैक्सेशन कम करोगे वैसा लोग ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे भरने को, और उतना ज़्यादा लोग ईमानदार रहेंगे भरने को। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें ऐसी है, जितना गवर्नमेंट आगे आएगी पब्लिक उतना ही ज़्यादा आगे आएगी। तो हमारे को ये अपेक्षा है कि कुछ जो मुद्दे रह गए हैं और एक जो सब डिपार्टमेंट की आपस में कनेक्टिविटी है और सिंगल विंडो हो जाएगा तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ कि भाई एनए हो गया, जहाँ इसके पहले रेट
ऑफ इंटरेस्ट में कटौती और काफ़ी चीज़ों में कटे। कैपिटल गेन उन्होंने सीधा 12.5% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये सब चीज़ें जो है तो हर बंदे के प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने की एक की है। वो हम चाहेंगे इस की को और ज़रा थोड़ा खोलते जाएंगे तो और लोगों की तरक्की होगी। हम लोग तो ठीक है, लोगों के हाथ में हमें मेहंदी लगानी है मेहंदी तो उनके हाथों में लगेगी, लेकिन उंगलियां तो हमारी भी लाल होगी ना। सही बात है। तो ये थे मधु भतीजा जी, पैराडाइज नवी मुंबई के एक बहुत बड़े भवन निर्माण कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन, पैराडाइज ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन श्री मधु भतीजा जी। तो सबको पता है कि हमारा जो ये सेशन है, ये जो टॉक शो है, ये जो कार्यक्रम है, इसका जो आखिरी दौर होता है वो हम रैपिड फायर राउंड से करते हैं। तो सर, मैं रैपिड फायर राउंड आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, जरूरी नहीं इसके आंसर आपको देने हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं देना है तो आप पास बोलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसमें कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जो आपके पर्सनल रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि मधु भतीजा जी मतलब एक पर्सनल लाइफ में क्या है हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो सर रेडी है? बिल्कुल। इसका आंसर 1 या 2 लाइन में देना है आपको बराबर। इसके लिए। ओके, चलो, सो विल स्टार्ट। सर, फेवरेट प्लेस मधु भतीजा जी को कहाँ वेकेशन में जाना पसंद है, कौन सी जगह? ज़्यादातर तो हम हिल स्टेशन ही पसंद करते हैं जी। और जैसे कि सी शोर है, हिल स्टेशन है बस। हिल स्टेशन, ओके। आपके फेवरेट मोटिवेटर कौन है? अपना जो मोटिवेशन है वो अपने को बरकरार रख के चलना है। ऐसा नहीं, कोई जमाना था कि उतनी अपने में वो सोच नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं जॉब से निकला उसके बाद में अपने बिजनेस की तरफ कमिटमेंट, जहाँ किसी भी आदमी के साथ कमिटमेंट, वो जो जरूरी में जरूरी कही जाती है, उसी के लिए मोटिवेशन अपने आप से ही मिलती है। सेल्फ मोटिवेटर। फेवरेट फूड क्या खाना पसंद करते हैं मधु भतीजा जी? भाई देखिए, खाने को तो हम कुछ भी खा लेते थे लेकिन पसंदीदा फूड क्या है? लेकिन अभी रिस्ट्रिक्टेड खा लेता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कुछ ना कुछ लाइफ में। नहीं, क्या पसंद क्या है? पसंद तो देखो वेज नॉन वेज सब है जी। हाँ जी। ऐसी कोई स्पेशल फूड? ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, नहीं, जो मिला वो अपना, क्या बात बाकी है? सब सपना। क्या बात है, क्या बात। फेवरेट क्रिकेटर? अभी फेवरेट क्रिकेटर तो आज के दिन में तो हमने देखा है, क्रिकेट में रुचि है? रुचि बहुत है, अच्छी रुचि है, क्योंकि मैं मैच देखता रहता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। मतलब क्या कौन अच्छा लगता है? अभी पहले का खिलाड़ी भी चलेगा, अभी का नहीं। आज के दिन में तो कोहली से बढ़िया कोई जी। है नहीं जी। समझा, लेकिन उसके पहले तो काफी आए गए, वो तो है, लेकिन हर एक ने अपनी अपनी छाप छोड़ी है इंडिया में, तभी तो आज हमारी इंडिया इतने मुकाम पे है कि हम वर्ल्ड चैंपियंस, जहाँ 2020 T20 के चैंपियंस काफी बार रह चुके हैं। फेवरेट हॉबी? हॉबी देखिए, मेरी जो है कोई टाइम में तो मेरी रीडिंग वॉज माई हॉबी। क्या बात है। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी मेरी हॉबी जो है वो थोड़ा सिर्फ आने जाने की, घूमने की। अच्छा, मतलब फेवरेट हॉबी ट्रैवलिंग? हाँ, ट्रैवलिंग। क्या तो वो भी अभी थोड़ी कर्टल हो गई है उम्र के साथ, जी। और रीडिंग की भी थोड़ी कर्टल हो गई है उम्र के साथ। जी। फेवरेट सेलिब्रिटी? कोई भी एक्टर एक्ट्रेस? राजेश खन्ना काफी अच्छा एक्टर, मुमताज अच्छी एक्ट्रेस थी। फेवरेट मूवी? ऐसा कोई मूवी है जो आप बार बार देखना चाहोगे? मेरे ख्याल से अभी बार बार देखने की तो मूवी हमारी ज्यादातर तो हमने देखी है। ऐसा कौन सा मूवी? ये अमिताभ बच्चन की बागबान। अरे वाह, बहुत फैमिली मूवी है। हाँ, फैमिली। सर, मैं देख रहा हूँ ना कि आप इंटरव्यू देते टाइम एक क्यूट सी स्माइल आपकी आ रही है, उस स्माइल के पीछे का राज क्या है? अभी देखिए सर, लाइफ में कुछ है नहीं जी सर। सिर्फ एक ही है कि भाई प्यार बांटते रहो,
क्या बात है, हाँ। क्या बात है। अपने को उसके अलावा कुछ आता नहीं, जो भी मिला हम उनसे हमेशा प्यार से मिलते हैं और खुली दिल से मिलते हैं। मैं अभी एक सवाल करूंगा जिसका कोई पॉलिटिकल संबंध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, बट आपको कौन से पॉलिटिकल नेता आपको पसंद है कि उनके कार्य या कोई भी हो सकता है, इट इज नॉट, और हम लोग किसी भी पॉलिटिकल इसमें नहीं जा रहे। देखिए person- पॉलिटिकल के हिसाब से देखा जाए ना, पॉलिटिशियन आज पब्लिक होए या मैं हूं या आप होए, कोई भी होए, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। बिल्कुल। आप कुछ चमत्कार करके दिखाओ तो आपको नमस्कार करेंगे जी। तो आज के दिन में हम देख रहे हैं आज जो गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट सामने आ रहे हैं। कोई फेवरेट पॉलिटिशियन का नाम लेना चाहिए? रोबोट है, ये है, वो सब आ रहे हैं, तो ये कोई ऐसे ऑटोमेटिक तो नहीं आता है, उसके पीछे डेफिनेटली किसी पार्टी का, किसी लीडर का ही हाथ होता है। तो चंद जो बीजेपी के अच्छे लीडर्स हैं, जो उनकी अच्छी सोच है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नितिन गडकरी साहब है, उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस साहब है, और भी काफ़ी मैंने तो अभी देखा है एकनाथ शिंदे साहब भी जो है काफ़ी मतलब एग्रेसिव है, बिल्कुल। जो भी कार्य हाथ में लेते हैं, ये सब जो तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे लग रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि भाई आज अपना हो ना हो लेकिन कल हमारा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर आपका सपना क्या है? वैसे तो अभी आपने इतना बड़ा अंपायर खड़ा तो कर दिया, इतनी बड़ी पैराडाइज को इतना बड़ा बना दिया, फिर भी ऐसा कोई और आगे सपना क्या है? देखो भाई, सपने अगर आप ज्यादा देखोगे, बड़े देखोगे ना, और वो कभी गलती से नहीं पूरे हुए तो फिर निराश हो तो आपको तकलीफ होगी। जी सर, बहुत बड़ी बात बताई। हाँ, आपको फिर क्या करना चाहिए, इसके लिए आप सोचो छोटा, बराबर। ऐसा नहीं बड़ा नहीं सोचो, बड़ा सोचो, बराबर। लेकिन क्या है, आप छोटा छोटा सोच रखोगे ना, और वो धीरे धीरे जैसी ऊंची होती जाएगी और फुलफिल होती जाएगी, वैसी आपकी दिल खुश हो जाएगी। लेकिन अभी मैं जो एज फैक्टर में चल रहा हूँ, आई एम कंप्लीटिंग 75 ईयर्स ऑफ माई एज, तो इसके आगे मैं क्या और सपने रखूं, लेकिन सपने मेरे ऐसे है कि भाई जो भी है संसार आगे बढ़े और हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, और हम सब एकजुट होके ये सब चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इसी में ही सबका भला है। समझे, आज हमारा जो भी इकोनॉमी है, या आज जो भी हमारी तरक्की हुई है, और आज हम जो थर्ड इकोनॉमी पे पहुंच गए हैं, एक इंडिया का, भारत का जो एक हमारा अटूट विश्वास है वो अभी भी कायम है, और हिंदू तो हमारे में है, और हम लोग सलामत हैं। जी सर, व्हाट यू हेट एंड व्हाट यू लव अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने में कौन सी चीज पसंद है कि नहीं मेरे में ये चीज अच्छी नहीं है लेकिन है, और मेरे में ये चीज बहुत अच्छी है, क्या लगता है आपको? बहुत ही शॉर्ट में आंसर। देखो, सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल्स के सिवा काम नहीं करता हूँ। आप जब तक कुछ प्रिंसिपल्स नहीं रखोगे तब तक आप कोई काम वो अच्छा है कि बुरा है? मेरे हिसाब से तो प्रिंसिपल्स तो रखने से सब अच्छा ही होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और उसके बाद में कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्सा जल्दी आता है? गुस्सा नहीं, गुस्सा तो आता था जब हाई बीपी तो हो गई थी 40 में। अच्छा। लेकिन अभी जब से बिजनेस में आने के बाद थोड़ा थोड़ा गुस्सा कम करना पड़ता है, और उम्र के हिसाब से आदमी को थोड़ा सा ठंडा रखना पड़ता है। लेकिन गलत बात मालूम नहीं क्यों सह नहीं पाता हूँ, बस बात उतनी है, वो मुझ में शायद कमी है, रीजन है या खूबी है या खामी है, मुझे नहीं, मालूम है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि आप एक खुद ईमानदार व्यक्ति हो, और जो ईमानदार होता है ना उसको ये सब चीजें पसंद नहीं है और वो सहन नहीं कर पाता है। इसी की वजह से एक आखिरी सवाल, अगर क्योंकि हम ना बचपन में, अभी आप अपने बचपन में भी सोचा होगा तो कोई बच्चे बचपन में सोचते हैं कि मैं पुलिस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लेकिन बन कुछ और जाता है। अभी आप आज इस स्टेज पर है, बचपन में क्या आपने सोचा था कि क्या आपको बनना था, लेकिन आप यहाँ पर मतलब अगर आप एक क्षेत्र में नहीं होते तो आप कहाँ होते? देखो, मैं कहाँ होता वो मुझे भी नहीं एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन ये पक्का कहूंगा, जहां भी होता
वहाँ पे हमारा इमेज जो है बाहर निखर के ही आया होता। कोई भी लाइन में होता था, वो लाइन को हमने हमेशा मतलब चार चांद ही लगा। मधु जी जहां भी होते वहां पैराडाइज खड़ा करते। हाँ बस। एक शॉट में जहां भी रहते वहां पैराडाइज खड़ा करते। सर एक आखिरी हमारा राउंड होता है जिसमें ना आपकी ऐसी कोई व्यक्ति 30 सेकेंड या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, आपकी कोई ऐसी व्यक्ति जो इस दुनिया में है या नहीं है, आप उनको फोन के द्वारा बात करना चाहते हो, आप ही बोलोगे वो सुनेगी, कोई भी व्यक्ति जिससे आप एक मिनट बात करना चाहोगे या 30 सेकेंड, कुछ भी। वो देखो भले किसको करना चाहोगे? भले देखो मैं ऐसा नहीं मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरी अटैचमेंट है इससे उससे लेकिन एक बात मेरी जरूर है कि भाई मेरे माँ बाप जो थे ना, उन्होंने जो हमें, तो ठीक है, अभी आपका कॉल आपके मम्मी पापा को लगेगा। स्टार्ट। अभी आप बोलोगे, मम्मी पापा सुन रहे हैं। अभी जो भी हम हैं आज माँ बाप की वजह से हैं, उन्हीं की बदौलत है। और हम चाहेंगे आज जो हमें समझो माँ बाप ने संस्कार दिए, इल्म दिया, जहाँ जो परवरिश की और जो तरीके से हमें इस मुकाम तक पहुँचाया, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। मैं आज भी चाहूँगा अगर वो मुझे कोई तरीके से उनकी तरफ हमारी आवाज़ जा सकती है और वो सुन सकते हैं, तो मैं उनके सामने शीश नवा के यही कहूँगा, तो आपकी बदौलत आज मधु भतीजा है, आज की उनकी वजह से सब कुछ है, उसी की फैमिली, उसी के संस्कारों से आज ये फैमिली इस मुकाम तक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और इस टॉक शो में आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे सवालों के एकदम बढ़िया आंसर दिए। इसके लिए मैं मीडिया 9 की तरफ से आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अंत में जाते जाते एक शेर, एक कवि, 1-2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए लास्ट में। देखिए दोस्त, फूल खिलते हैं गुलिस्तां में, फूल खिलते हैं गुलिस्तां में, ये कहने से नहीं खुशबू से बयां होते हैं। फूल खिलते हैं गुलिस्तां में, ये कहने से नहीं खुशबू से बयां होते हैं। दिल की बात को होठों से नहीं कहते, ये तो आंखों से बयां होती है, ये तो आंखों से बयां होती है। तो ये थे मधु भतीजा जी, पैराडाइज ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन, जिन्होंने हमें हमारे साथ एक अच्छा टॉक शो हमें समय देके हमारे साथ अच्छे हमारे सवालों के जवाब दिए। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने हमारे लिए समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम में आपने आकर बहुत ही अच्छा हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं फिर से मीडिया की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मैं आपका मीडिया 9 का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना समय निकाल के हमारी दिल की बात को लोगों तक लाने की जो आपकी प्रेरणा है, जो आपका सोच है, विचार है, वो लाएंगे, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ तहे दिल से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।